नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर लव जिहाद कानून से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अभी मंजूरी नहीं मिली है। राज्यपाल की मंजूरी के बिना धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू नहीं हो सकता और ये फिलहाल अटका हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अब तक इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके चलते ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए। सर, जब अध्यादेश लाया गया था कैबिनेट में तब कहा था कि जल्द ही इस कानून को लागू किया जाएगा, देरी नहीं की जाएगी। ये प्रदेश के कई नेताओं का जो सरकार में बैठे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिए थे, लेकिन लंबा समय बीत गया और ये लव जिहाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अभी तक लागू नहीं हुआ है। देरी का क्या कारण है और हस्ताक्षर क्यों नहीं अभी राज्यपाल की तरफ से किए गए हैं सर इस पर? देखिए जय, बिल्कुल ही सही बात है कि 29 दिसंबर को जब इस कानून को कैबिनेट में लाया गया था, कई बार परीक्षण के बाद कैबिनेट में आया था, उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट के कानून पर मुहर लगने के साथ ये शाम से लागू हो जाएगा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा था कि जो भोपाल का एक मामला आया था कि एक रफीक नाम के युवक ने रवि नाम की आईडी बनाकर, आधार कार्ड बनाकर एक शादी की कोशिश की थी, वो मामले को उन्होंने कहा था कि पहला मामला इसको लिया जाएगा इस नए कानून के तहत जी। लेकिन ये उसी दिन जब कानून पास हुआ कैबिनेट से, तो शाम को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, उनको इस कानून के अध्यादेश के बारे में बताया भी था और उम्मीद ये की जा रही थी कि उसी दिन अध्यादेश को मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन राज्यपाल उसके बाद लगातार एक बार और भोपाल आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि वो राज्यपाल जिनने ऐसा ही कानून उत्तर प्रदेश में अध्यादेश के जरिए लाया गया था, उनको तत्काल मंजूरी दे दी थी, मध्य प्रदेश के कानून को क्यों रोका? इसका एक कारण जया जो समझ में आ रहा है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कानून लाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जनहत्या याचिका के द्वारा, और कोई सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संस्था है, उसने इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को परीक्षण करने वाला है। तो संभवतः है राज्यपाल चूंकि संवैधानिक दायित्व का मामला है, तो इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के कानून को फिलहाल अभी लिंगर ऑन करके रखा हुआ है। इस अध्यादेश पे अभी तक उन्होंने हस्ताक्षर इसीलिए नहीं किए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद फिर वो इस अध्यादेश को परीक्षण करके जो उचित निर्णय होगा उस हिसाब से लेंगी। सर, लेकिन अब इस खबर को अगर समझने की कोशिश करें, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जल्द ही इस कानून को लागू करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, धर्म का फायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए। अब क्योंकि ये कानून अटका हुआ है केवल राज्यपाल के हस्ताक्षर ना होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को और उसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी करने की बात कही गई है। रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन नोटिस जारी किया जाएगा। अब क्या ये माना जाए कि इसी के चलते राज्यपाल अभी हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं कि एक राज्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है, जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक क्या एमपी के कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे? बिल्कुल जय, जब भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो लगभग कई राज्यों पर वो बंधनकारी होता है, लगभग सभी देश भर के सभी राज्यों पर बंधनकारी होता है। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय इस पर लेगा वो निर्णय पूरे देश पर, सभी राज्यों पर लागू होगा। संभवतः यही वजह है कि जिस वजह से राज्यपाल ने अभी भी इस कानून को रोक कर रखा हुआ है। और जय, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये कानून जो है धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 है मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भी धर्म स्वातंत्र अध्यादेश है, उत्तराखंड में धर्म स्वातंत्र कानून लाया गया था विधेयक के जरिए। इनमें कहीं पर भी लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। लव जिहाद शब्द जो है बोलचाल का शब्द है, उसको संवैधानिक मान्यता नहीं है। देश में कहीं पर भी स्थापित नहीं हुआ है कि कोई लव जिहाद नाम के कोई ऐसा शब्द है जिसको कानूनी अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन चलता भाषा में, बोलचाल में और प्रचार के लिए आमतौर पर इस कानून को लव जिहाद कानून कहा जाता है, जिसकी वजह से इसको चुनौती दी गई है। इसमें कड़े प्रावधान किए गए और ये कानून पहले से लागू, 1968 से देश में ये कानून लागू है सभी राज्यों में। उसको, उसकी धाराओं को और कड़ा करके उसमें जो और कुरीतियां या विसंगतियां आ गई हैं उनको दूर करने के लिए इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। सजा के प्रावधान 5 से 10 साल तक का प्रावधान किया गया है, 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
छल या कपट के साथ धर्म परिवर्तन यदि किसी को कराया जाता है, आमतौर पर जो शादी के नाम पर होते हैं, तो वैसों को रोकने के लिए उनमें कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, यदि धर्म परिवर्तन कोई करना चाहता है तो उसको कलेक्टर के यहाँ 2 महीने पहले आवेदन देना होगा। 60 दिन की समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है, जो कि पहले 15 दिन की समय सीमा थी। तो इस तरीके से कानून को सख्त बनाने की कोशिश की गई। और जय, एक चीज और इसमें बता दूं मैं, ये इतना कंट्रोवर्शियल मामला है कि 1968 के कानून में संशोधन के प्रयास मध्य प्रदेश में साल 2006 में पहली बार हुए थे। विधानसभा से बकायदा विधेयक पारित हुआ था जो केंद्र सरकार में गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी नहीं दी थी, जो अटक गया था। 2013 में फिर शिवराज सरकार ने फिर उसमें संशोधन के लिए कानून बनाया था, जो कानून को आज तक उसको भी मंजूरी नहीं मिली है। और ये तीसरा प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार का, जो अध्यादेश के जरिए इस कानून को और सख्त बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अब पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून का, जो 2 राज्यों के कानून है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, उसका परीक्षण करेगा। उसके बाद वो निर्णय देगा, अपना अभिमत सुनाएगा। तो उसका प्रतीक्षा संभवतः राज्यपाल कर रही है। सर, अब आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं इस विधेयक पर। अगर ऐसे में, क्योंकि भोपाल से भी एक मामला सामने आया था जिसका भी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया, अगर मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते हैं लव जिहाद से जुड़े हुए, तब फिर क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है, क्योंकि कानून तो अभी लागू नहीं हुआ है। देखिए जय, कानून जैसे मैंने पहले बताया कि 1968 का जो कानून है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, वो प्रभावशील है। अभी जो भी निर्णय होंगे, जो भी इस तरीके के यदि कोई प्रकरण सामने आते हैं, तो उन प्रकरणों को उसी पुराने कानून के तहत कार्रवाई उनमें होगी। जो सजा सख्त करने का जो प्रावधान अभी इस नए अध्यादेश के जरिए किया गया है, जब अध्यादेश को राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो उसके बाद के जो भी कानून प्रकरण सामने आएंगे, उनको नए अध्यादेश के जरिए फिर उस आधार पर उन धाराओं के तहत उतनी कड़ी सजा के प्रावधान के कानून में लिया जाएगा। सर, एक चीज और इससे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा कि आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला होता है तो वो पूरे देश के लिए फिर लागू हो जाता है, और ऐसा ही यूपी यूके का हम देख रहे हैं। नोटिस जारी किया गया है सरकारों को, वहां की जवाब मांगा गया है उनकी तरफ से। तो अब आगे इसका असर मध्य प्रदेश पर कितना हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट को ये कानून ठीक लगा तो इस कानून के खिलाफ भी फैसला लिया जा सकता है, फिर ऐसे में सरकारें क्या करेंगी? देखिए जय, यदि सुप्रीम कोर्ट जो 2 राज्यों के कानून है उसको अमान्य करार देता है, पुराने 1968 के कानून को ही वैधानिकता देता है, तो फिर मध्य प्रदेश के अध्यादेश को राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगी। अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना नगण्य हो जाएगी। वैसे राज्यपाल को अधिकार है, वो चाहे तो अध्यादेश को हस्ताक्षर करके उसको कानून का अमली जामा मध्य प्रदेश में पहना सकती है, लेकिन फिर उसको चुनौती इसी तर्ज पर दी जाएगी जिस तरीके से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और एक तरीके से ये कहें कि वो राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना या अवमानना का प्रकरण भी उसमें बन सकता है। तो इसके लिए राज्य सरकारें तैयार है क्या सर? मध्य प्रदेश सरकार तैयार है? देखिए जय, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वो रोक लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वो परीक्षण करना चाहते हैं, उस चीज को समझना चाहते हैं। और जिस तरीके की देश का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की लगातार ये कहें कि जो माननीय न्यायाधीश है वो जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, तो कोई भी कानून में यदि सख्त प्रावधान किए जाते हैं, एक तरीके के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ शर्तों के साथ या संभवतः पूरे जैसा कानून है वैसा ही उसको मान्य भी कर सकता है, क्योंकि इस कानून में कहीं पर भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है जय, स्पष्ट है। बिल्कुल, कानून किसी एक धर्म के खिलाफ भी नहीं है। सभी धर्मों के लिए उसमें समान प्रतिबंध लगाए गए हैं, समान कानून की धाराएं सभी के लिए है। उसमें सभी धर्मों के लिए कहा गया है, कोई क्या हिंदू धर्म के लिए कोई विशेष प्रावधान हो ऐसा नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष प्रावधान हो इस तरीके का नहीं है, बौद्ध या जैन समाज के लिए कोई विशेष प्रावधान हो इस तरह का नहीं है। कानून में केवल धर्म को परिवर्तन करने के जो तरीके हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई है कि उसको एक लीगल स्वरूप दिया जाए, क्योंकि वैधानिकता जरूरी है ऐसे मामलों में कि कोई भी कभी भी धर्म परिवर्तन कर लेता है फिर वापस पुराने धर्म में लौट आता है। तो जब उसके बच्चे या उस महिला के भरण पोषण का अधिकार क्या होगा, ये उसके लिए अलग अलग कानून है। तो सरकार ये चाहती है कि समान तरीके से कानून बने और ज्यादा से ज्यादा लाभ पीड़ित पक्ष को मिल सके, इसलिए ऐसे कानून लाए गए हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण करेगा और जो भी निर्णय देगा वो व्यापक जनहित में, देश की जनता के हित में निर्णय लेगा। उस हिसाब से फिर उसके आगे निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। सर, आखिरी सवाल आपसे,
तो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसीलिए राज्यपाल भी हस्ताक्षर अभी इस विधेयक पर नहीं कर रही हैं, तो क्या लंबा समय इस पूरी प्रोसेस में लग सकता है? अभी इंतजार करना होगा राज्य सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए? बिल्कुल जो है राज्य सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय इस मामले में नहीं सुनाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2006 का कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी थी, उसके बाद 2013 का कानून था जो केंद्र सरकार में जाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में पड़ा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाया था। चूंकि सरकारें जो होती है आमतौर पर धार्मिक मामलों में बहुत ज्यादा कड़े फैसले लेने से बचने की कोशिश करती है, क्योंकि अब केंद्र और राज्य की जो सरकार है उनकी मानसिकता थोड़ी सी अलग है। वो चाहते हैं कि शुद्धिकरण हो, हर व्यवस्था में कहीं पर भी कोई गड़बड़ियां ना रहे। और किसी भी धर्म के जिस तरीके से लव जिहाद कानून है जिसको देश में लागू करने की कोशिश कई सालों से की जा रही थी, लगभग 3-4 दशक से उसको लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अंततः वो अब जाकर लागू हो पाया। तो उस तरीके से इस कानून को लेकर भी जो सख्ती इसमें प्रावधान किए गए हैं, यदि राज्य सरकारों ने किया है और सरकारी पक्ष या सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष उसमें रखते हैं कोर्ट के सामने सही ढंग से, संभवतः कोर्ट इन बातों को समझेगा और मान्य भी कर सकता है और उसके बाद मध्य प्रदेश के अध्यादेश की भी राह खुल सकती है। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल तो इंतजार करना होगा। जो नया धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 है, इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्यपाल ने फिलहाल इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दूसरी तरफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही उत्तराखंड का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और इसको लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल ने फिलहाल मध्य प्रदेश का जो लफ्जियात कानून है, हालांकि लफ्जियात का कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन इस पूरे जो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 है, कैबिनेट से इसे मंजूरी दी गई है। और जब कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी उसी समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही तमाम बीजेपी के मिनिस्टर्स, इन्होंने दावे किए थे और कहा भी था कि जल्द ही अब इस कानून को प्रदेश में लागू करवाया जाएगा, बिना देर किए जल्द ही इसे लागू करवाने की बात कही थी। लेकिन अब क्योंकि राज्यपाल ने इस विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके चलते ये जो विधेयक है वो कानून की शक्ल अभी तक नहीं ले पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक विधानसभा के सत्र के स्थगित होने के कारण सदन में नहीं ला पाए, कल कैबिनेट की विशेष बैठक में हम विशेष बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश के माध्यम से इनको अब लागू करेंगे। कानून तत्काल प्रभाव से कल कैबिनेट के बाद लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बयान है, जो बाइट आपने सुनी है, उस समय की थी जब विधानसभा सत्र स्थगित हुआ, यानी कि 2020, अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा सत्र स्थगित हुआ उसके बाद क्योंकि इस कानून को लागू करना था, इसीलिए कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी और उस कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई और ये कहा गया था कि तुरंत ही राज्यपाल से इस पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और तुरंत ही से लागू किया जाएगा। लेकिन अभी तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जिसके चलते ये कानून, ये विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले पाया। मध्य प्रदेश में अब तक ये लागू नहीं हुआ है। सवाल ये कि आखिर कब लागू किया जाएगा। और ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। ब्रजेश जी, अब से कुछ दिन पहले, मैं साल 2020 की बात कर रही हूँ, ज्यादा दिन बीता नहीं है, कैबिनेट बैठक हुई थी। उस कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई थी और ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि जल्द ही इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। लेकिन अब तक राज्यपाल की तरफ से इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अभी तक लफ्जियात कानून या धर्म स्वातंत्र जो विधेयक है वो कानून की शक्ल नहीं ले पाया है मध्य प्रदेश में। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश के अंदर 26 दिसंबर 2020 को जब जिस तरह से आनंद फानन में इस धार्मिक समता विधेयक को पारित किया गया था और इसके लिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपना एजेंडा दिया था, मैंने तब भी प्रदेश के प्रमुख चैनलों में
और देश के चैनलों में इस बात को बड़े मुखरता से उठाया था और मैंने कहा था जी। कि इस तरह की बातें हमेशा भ्रम की स्थिति निर्मित करती हैं, क्योंकि 1967 का कानून है और उसमें आपने कोई ऐसे एक्ट, या चूंकि मैं खुद लाया हूँ और इस बात को लेकर के हमने तनख्वाह साहब से ही बात किया था, जी। हमने कहा कोई ऐसे एक्ट आपने अलग से इसमें नहीं जोड़ दिए हैं। और ये एक्ट में 1967 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी व्यक्ति को लुभाने के लिए, डराने के लिए, धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए, धन परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज का कानून नहीं है, ये कांग्रेस के समय का कानून है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक नई चीज ये किया कि एक शब्द जोड़ दिया, लव और जिहाद। आप बड़ी विद्वान एंकर है मध्य प्रदेश की, आप भलीभांति ढंग से जानती हैं जया जी कि लव शब्द उन्होंने लिया इंग्लिश का और जिहाद ले लिया अरबी का। दोनों शब्द को मिलाकर के उन्होंने उसमें एक नया तड़का लगाया और कहा ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 का अध्यादेश है और इसके माध्यम से हम इसको विधानसभा में शीतकालीन सत्र में जो है इसको पारित कराएंगे। जी। संयोग से शीतकालीन सत्र चल गया, कोरोना का कारण देकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसको टाल दिया। मैंने तब भी सवाल उठाए थे, मैंने कहा था कि इस पर कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा नया प्रावधान आप बताइए जो 1968 के कानून में नहीं था। जी। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं बता पाई। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करा करके अध्यादेश की शक्ति तो दे सकते हैं, लेकिन तब तक दे सकते हैं जब उसके साथ ये चीजें चर्चा के विषय में आई हो विधानसभा के सदन और पटल में। जी। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कानून की पहले समीक्षा करेंगे। देखिए मेरी बातों को आप बड़ी विद्वान एंकर समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जो गाइडलाइन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से डायरेक्टिव दिया है कि हम इसके लिए समीक्षा करेंगे, रोक पे इंकार नहीं किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस पार्टी इस बात को शुरू से उठाती रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये विधेयक लाना अनिवार्य है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तरांचल सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कई जगहों पे इस बात को लेकर के बातें आई थी, तो इसके लिए आप बाकायदे विधानसभा में चर्चा कराएं। चर्चा कराने के बाद इसको ध्वनि मत से पारित कराएं संकल्प के रूप में। जब विधेयक पारित होगा तो वो कानून का शक्ल लेगा। अध्यादेश को जबरन तरीके से राज्यपाल को दबाव बना करके आप उसे पारित कराएंगे और साथ कहेंगे इसको एक्ट के प्रावधान में लीजिए ICC राज्यपाल पे कैसे दबाव बनाया जा सकता है ब्रजेश जी? राज्यपाल पे दबाव सरकार कैसे बना सकती है? उत्तर प्रदेश में भी तो इस कानून को लागू किया है ना। हालांकि अब ये बात अलग है कि एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से उसे चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार नहीं किया, नोटिस जारी किया गया, पूरी समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ सब ठीक लगता है तो फिर एक कानून पर रोक लग ही नहीं सकती है। मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है जाकर, और इसीलिए हो सकता है कि राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो। देखिए बहुत सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी चीज अगर कानून की शक्ल तब होती है कि अगर आप अध्यादेश के माध्यम से ही लाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कई चीजों में अध्यादेश ला करके करना चाह रही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पिटिशनर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा, साफ तौर से कल डायरेक्टिव देते हुए कहा, इसका पहले इस बात को आप हाई कोर्ट में डिस्कशन करो। बिल्कुल। हाई कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करता है और उस पर क्या मैंने पिटिशनर को अपनी फैसले देता है, ये महत्वपूर्ण बात है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अध्यादेश के माध्यम से आप कोई कानून अगर इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं, अच्छी बात है। धर्म स्वतंत्र विधेयक का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप कुछ भी अमेंड कर रहे हैं तो हमसे बैठ करके एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कुछ भी गलत नहीं कहा था, डेमोक्रेसी में ये सब चीजें होती हैं। बैठ करके आप कुछ पक्ष हमसे भी लीजिए, विधि विशेषज्ञ हमारे पास भी हैं, हम आपको बताएंगे इसमें ये चीज का अमेंडमेंट हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम इसको जो है इसका लाभ लेंगे और स्थानीय निकाय के चुनाव में। आनंदी बेन पटेल समझते हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर जो है, बड़ी विद्वान मध्य प्रदेश की महामहिम गवर्नर है, उन्होंने उसके कानूनी पक्षों को समझा बारीकी से और समझा कि बिना सदन के चर्चा के, बिना विधानसभा की चर्चा के ये अध्यादेश हमारे पास विचार किया है। ठीक। तो उन्होंने उसमें उसको रोक लगा दिया और उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे के मसले पर जो है कहा कि नहीं, पहले इसको हम समझेंगे, समीक्षा करना आवश्यक है। हम समीक्षा करने के विरोधी नहीं, हम समझते हैं हर समीक्षा से हमेशा अमृत निकलता है, समीक्षा होना चाहिए विश्लेषणात्मक। बिल्कुल, और समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, हमसे जुड़ने के लिए। समय क्योंकि मेरे पास कम था, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 कैबिनेट से मंजूर हुआ है, लेकिन अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर के कारण ये
विधेयक अटका हुआ है, यानी कि अभी मध्य प्रदेश में कानून की शक्ल इसने नहीं ली है। हालांकि दूसरी तरफ अब आपको बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में विवाह के लिए धर्मांतरण यानी कि लफ्ज-ए-आद, हालांकि चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ पर जो कानून लागू हुए हैं यूपी और यूके में, यहाँ पर लफ्ज-ए-आद का जिक्र, इस शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। राजू मालवीय जी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। राजू जी, कैबिनेट बैठक हुई थी अब से कुछ समय पहले, जिसमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही से इस कानून को लागू किया जाएगा, इस विधेयक को कानून की शक्ल देंगे। लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं राज्यपाल की तरफ से। दूसरी तरफ यूपी और उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है इस मामले में। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वहां पर विधेयक में क्या है मुझे नहीं पता है, मेरी थोड़ी सी अभी जानकारी नहीं है इस विषय में जी। और नोटिस किस संबंध में जारी किया गया है इससे भी मैं अपडेट नहीं हूँ, तो अगर आप थोड़ी देर बाद इस विषय में बात करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में जो धर्म स्वातंत्र विधेयक बना है वो बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारी छानबीन के बाद और यहाँ की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए बना है जी। और इसलिए जो विधेयक महामहिम राज्यपाल जी के पास गया है, मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हस्ताक्षर होकर के वो वापस आएगा। सवाल राजू जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, माफ करिएगा, लेकिन सवाल यही है मेरा कि अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जल्द ही से लागू किया जाएगा, अभी तक हस्ताक्षर इस पर क्यों नहीं किए गए? ये हम जानना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं कि देरी क्यों हो रही है आखिर, और कांग्रेस भी अब इस देरी पर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल आरोप लगाना है, केवल आपत्तियां करना है। कांग्रेस तो हर काम में छेद नजर आ जाता है। तो कुल मिलाकर विरोध के लिए विरोध करना ही कांग्रेस का स्वभाव बन गया है और इसलिए हम लोग बहुत परवाह नहीं करते, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के पास वो विधेयक गया है, हो सकता है उनकी कोई व्यस्तता रही हो, उन्होंने उसको पढ़ नहीं पाई हो, देख नहीं पाई हो, तो हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी वो हस्ताक्षरित होकर वापस आ जाएगा। ठीक, राजू जी, आखिरी सवाल, समय मेरे पास कम है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है और ये जो चुनौती दी गई है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तिस्ता सीतलवाड़ा गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, इनकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किए गए। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हमें सरकारों का पक्ष भी जानना समझना जरूरी है और इस कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट परखेगा। अगर ठीक लगता है तो कानून लागू रहेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा। तो क्या ये एक कारण माना जा सकता है राज्यपाल के हस्ताक्षर ना करने का, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है यूपी यूके का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कारण होगा, क्योंकि वहाँ के जो कानून है जी, उनमें क्या इससे अंतर है वो भी देखने का विषय है। और मैं कहूंगी कि हमारे यहाँ उसमें उस कानून से ज्यादा यहाँ पर सख्ती बरती गई है जी, जो मेरी जानकारी में फॉर्मल विषय है। ठीक, तो इसलिए हम दोनों कानूनों की तुलना नहीं कर सकते अभी इस समय। ठीक है। और किस विषय को, किस मुद्दे को लेकर वहाँ चैलेंज किया गया है, ऑब्वियसली अगर सरकार को उन्होंने नोटिस जारी किया है तो सरकार अपना पक्ष रखेगी जी। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इससे संबंधित कोई ऐसा विषय नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजू मालवीय जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कांग्रेस ने आरोप लगा दिए कि आनन फानन में इसे लाया गया, लेकिन इसे देखा नहीं गया, समझा नहीं गया और अब देखिए राज्यपाल ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि शायद राज्यपाल ने देखा नहीं होगा। थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि इतना बड़ा कानून जिसको लेकर खुद प्रदेश के मुखिया ने दावा किया था कि जल्दी से लागू किया जाएगा, वो राज्यपाल की निगाहों से दूर हो या राज्यपाल की निगाहों से अलग रह जाए, कि राज्यपाल उसे देख ना पाए, ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। हालांकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कानून लागू था जिससे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट इसके संवैधानिक पहलुओं की पूरी तरह से जांच कर रही है और राज्य सरकारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।